आईवीएफ क्या है? कब हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब हमें आईवीएफ की तरफ जाना है? आईवीएफ में कहूँगी विज्ञान का चमत्कार है, साइंटिस्ट्स की मेहनत है। देयर विल बी सम पेशेंट्स जहाँ 100% सिर्फ आईवीएफ के अलावा कोई और उपाय उनके पास नहीं है। लेकिन आजकल मैंने बहुत जगह पे देखा है कि ऐसे लिखा हुआ होता है कि आईवीएफ जो है वो 50,000 में कर देंगे या 60 में कर देंगे। क्यों महंगा है और कितना खर्चा आता है? सबसे पहला खर्चा इंजेक्शंस, लगभग 60, 70, 80 हज़ार रुपए के इंजेक्शंस लगते हैं। कि कोई अगर कह रहा है कि हम 50,000 में आईवीएफ कर रहे हैं तो वो एक फॉल्स क्लेम है कि हाँ इतना एएमएच आपका है, अब आपको आईवीएफ ही करना है। एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन हमें ये बताता है कि किसी लेडी के पास कितने एग्स हैं। लेडी के एग्स हमेशा के लिए नहीं होते, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एग्स कम होते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं, मीनोपॉज के आसपास आके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट साइकिल में या सेकंड साइकिल में किसी का हो जाए तो फिर भी कितने इंजेक्शंस उनको लेने पड़ते हैं इस पूरे साइकिल में? एग बनाने में लगभग 10 दिन लगते हैं। वो 10 दिन इंजेक्शन लगते हैं, श्योर, बट वो इंजेक्शन बहुत आसान होते हैं, इंसुलिन की तरह के होते हैं, यूजुअली पेन के थ्रू लगाए जाते हैं। और हम लोग हमेशा पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि पेशेंट या तो खुद लगाएं या उसके हस्बैंड लगाएं। तो 10 एक दिन के इंजेक्शंस हैं जो एग बनने के लिए लगते हैं, उसके बाद देयर आर नो इंजेक्शंस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आई हूँ ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। कहाँ आई हूँ मैं, किससे मिलने आई हूँ? तो मैं आई हूँ मिलने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि शर्मा जी से। वेलकम मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपका। माय प्लेजर। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड, आईवीएफ से रिलेटेड, आईओआई से रिलेटेड मैम से करेंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हो कि किन लड़कियों को आईवीएफ डिसाइड करना चाहिए कि अब हमें करवाना है, और कितना सक्सेसफुल है आईवीएफ और आईयूआई जो बहुत कॉमन आजकल जब भी हमें होता है कि हम 1 साल हो गया है हमारी मैरिज को, हम आईयूआई करवा लें। मैं भी उनमें से ही एक थी, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछेंगे। तो मैम स्टार्ट करते हैं। तो मैम मैं सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि आईवीएफ क्या है, कि हमें मतलब कब हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब हमें आईवीएफ की तरफ जाना है। क्योंकि मैं खुद हूँ, मैंने आईवीएफ करवाया, मैंने आईओआई भी करवाया। आईओआई के टाइम पे मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, बस मैंने ऐसे सुना था कि कुछ आईओआई करके होता है और मैं जाके चली गई, मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन आईवीएफ फिर मेरा डिसाइड हुआ और मैंने करवाया, मेरा रिजल्ट भी आया। आप बताइए कि आईवीएफ क्या है और किसको ये करवाना चाहिए? ठीक है, तो बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं, राइट। पहला आईवीएफ क्या है? सो आईवीएफ में कहूँगी विज्ञान का चमत्कार है, ठीक है, साइंटिस्ट्स की मेहनत है, जिसमें कि उन्होंने एग्स बाहर निकाल लिए, एग्स बनाने आ गए, एग्स को हमें बाहर निकालना आ गया बिना ऑपरेशन करे। उन एग्स के साथ हमें स्पर्म को, शुक्राणु को मिला के बच्चे को बाहर पालना आ गया। 4 से 5 दिन का बच्चा हम लैब में पाल सकते हैं, एक चमत्कार की तरह आया। एंड वो जो बेबी बना, वो बेबी बना के हमने बच्चेदानी में डाल दिया, यानी कि हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी हमने बेबी बना के बच्चेदानी में डाला, उसको कहते हैं आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी। किसको करना चाहिए? सो बेसिकली देयर विल बी सम पेशेंट्स जहाँ 100% सिर्फ आईवीएफ के अलावा कोई और उपाय उनके पास नहीं है। उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इंडिकेशंस। एब्सोल्यूट, चाहे वो मेरे पास 22 साल की लड़की भी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर वो बीमारी है तो उसको वो आईवीएफ करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी की दोनों नलियाँ बंद है तो आईवीएफ के अलावा कोई और चारा नहीं है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन हो गया। या जैसे किसी के अंडे बिल्कुल ख़त्म है, 0 हो गए हैं, राइट, तो नेचुरली डोनर एग आईवीएफ करना पड़ेगा, आईवीएफ के अलावा कोई चारा नहीं है। या किसी के हस्बैंड के शुक्राणु 0 हैं, स्पर्म्स निल हैं, और हमें टेस्टिस में से स्पर्म लेके करने पड़ रहे हैं, तो टेस्टिस से हमें उतने स्पर्म नहीं मिलेंगे कि हम आईयूआई या नॉर्मल ट्राई करा सके, तो आईवीएफ करना पड़ेगा। या किसी के हस्बैंड के स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, बहुत ही लो है, जिससे कि साधारण प्रेगनेंसी संभव नहीं है, तो उसमें भी हमें आईवीएफ ही करना पड़ेगा। यानी कि ये हमारे एब्सोल्यूट इंडिकेशंस ऑफ आईवीएफ हो गए कि नलियाँ बंद हैं, अंडे हैं ही नहीं, स्पर्म है ही नहीं, या स्पर्म बहुत कम है, ठीक। इसके अलावा कुछ रिलेटिव इंडिकेशंस होते हैं। रिलेटिव मतलब जहाँ बाकी उपाय जो हैं वो फेल हो गए हैं, जैसे आईयूआई फेल हो गए हैं, हमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी फिर आपको आईवीएफ करना पड़ता है। जैसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, लॉट ऑफ डिसीजेस जिसमें कि बाकी ट्रीटमेंट्स हैव फेल्ड। जी मैम,
मैम जैसे आईवीएफ जब हमने अभी डिसाइड हो गया किसी लड़की का, तो बहुत महंगा है पहले तो, सबको ही लगता है, लेकिन आजकल मैंने बहुत जगह पे देखा है कि ऐसे लिखा हुआ होता है कि आईवीएफ जो है वो 50,000 में कर देंगे या 60 में कर देंगे। तो मैंने खुद करवाया, मैं कहती हूँ कि इतने में नहीं होगा। तो पहले तो थोड़ा आप ये क्लियर कर दीजिए कि महंगा क्यों है, और फिर भी जो करवाना चाहता है कितना उसको अपना बजट कम से कम रखना पड़ेगा, कि क्योंकि आजकल बच्चा तो सबको ही चाहिए। तो प्लीज़ ये बता दीजिए कि क्यों महंगा है और कितना खर्चा आता है। यस, सो आईवीएफ क्यों महंगा है? आईवीएफ का जो भी कॉस्ट लग रहा है वो क्या है? इज इट द डॉक्टर्स फीस और इज इट द सेंटर्स फीस? सो आई वुड से नो, उसमें डॉक्टर की या सेंटर की फ़ीस तो हार्डली शायद 5-10 हज़ार है, राइट। इसके अलावा क्या खर्चे हैं आईवीएफ में? सबसे पहला खर्चा इंजेक्शंस, लगभग 60-70-80 हज़ार रुपये के इंजेक्शंस लगते हैं। इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं बहुत सारे एग्स बनाने के लिए, वो सारे इंजेक्शंस बहुत महंगे आते हैं, राइट। तो आपका आधा तो मेडिकेशन का खर्चा हो गया, 60-70-80 हज़ार। इसके अलावा जब आप बेहोश कर रहे हो पेशेंट को, अंडे निकालने के ऑब्वियसली बेहोश कर रहे हो, एनेस्थेटिस्ट का खर्चा है। इसके अलावा जब आप एग्स निकाल के उनको लैब में पाल रहे हो, तो लैब में जो सामान इस्तेमाल हो रहा है, डिस्पोजेबल माउस एम्ब्रियो टेस्टेड ट्यूब्स टेस्ट होती हैं, बहुत सारी डिस्पोजेबल्स यूज़ होते हैं, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। जिस कल्चर मीडिया के अंदर आप बेबी को रख के पाल रहे हो, आप उसको ऐसी कंडीशंस दे रहे हो जिसमें कि वो पल सके, छोटा सा एक सेल, माइक्रोस्कोपिक सेल, वो बहुत महंगा है, वो सब बाहर से इंपोर्ट होता है, वो जर्मनी स्वीडन से इंपोर्ट होता है। तो ये सब मिला के आईवीएफ का खर्चा होता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की फ़ीस भी होती है, थोड़ी सी गायनेकोलॉजिस्ट की भी फ़ीस होती है जो भी आईवीएफ कर रहे हैं, राइट। तो प्रोसेस इटसेल्फ प्लस जो आईवीएफ सेंटर एक लगाने की जो कॉस्ट है, जो आईवीएफ सेंटर के मेंटेनेंस की कॉस्ट है, थोड़ा सा पार्ट उसका भी होता है। तो कुल मिला के ओवरऑल प्रोसेस में ही इतनी चीज़ें लगती हैं कि कोई अगर कह रहा है कि हम 50,000 में आईवीएफ कर रहे हैं तो वो एक फॉल्स क्लेम है। नो, बिल्कुल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जी जी। तो मैम जैसे आईवीएफ हमने करवाना है तो डॉक्टर हमें कितने टेस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि इतने करवाने, क्योंकि आजकल मैं भी जब किसी भी हॉस्पिटल में जाऊँ ना आईवीएफ का पता करने, तो सबसे पहले वो टेस्ट लिख देते हैं कि इतने करवा लो। तो पहले एक हॉस्पिटल से करवाओ, फिर दूसरे के पास करो, दूसरे से करवाओ। तो ये थोड़ा बताइए कि कौन से, मतलब चलो ये तो नहीं मैं पूछ रही कि कौन से टेस्ट, फिर भी क्या मेन टेस्ट है ये करवाने, क्योंकि मैंने तो ये भी एक जगह पे गई थी, उन्होंने तो मुझे पहले ही बोल दिया कि बेटा पहले हिस्ट्रोस्कोपी, पहले लेप्रोस्कोपी, और समझ नहीं आता कि क्या करें। देखिए, एक तो लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी टेस्ट नहीं है, दे आर सर्जरीज, जी, राइट। वो तो करना है या नहीं करना है वो तो केस देख के डिपेंड करेगा, जी, राइट, है ना। और बहुत बार तो ये सारे टेस्ट पेशेंट पहले से करा के आता है। अगर पहले से डिसाइड ही हो गया है कि आईवीएफ ही होना है, इसका मतलब वो सब तो पहले से ही उसका हो के चुका है। सीमेन एनालिसिस हो चुकी होगी, ट्यूब टेस्ट हो चुका होगा, AMH हो चुका होगा, राइट। तो अब अगर हम आ जाए प्योर आईवीएफ पे कि अब आईवीएफ शुरू हो गया है, तो हमें बहुत ही कम टेस्ट चाहिए होते हैं। लेडी के हमें सिर्फ जो एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए टेस्ट होते हैं, क्योंकि बेहोश करना है, तो हमें उसका हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, 3-4 हमें वायरल डिसीजेज होते हैं लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL, बस यही टेस्ट करने होते हैं। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस जो हम अपनी लैब में खुद अपनी आंखों से ज़रूर देखना चाहेंगे कि स्पर्म नॉर्मल हैं, राइट। बाहर की लैब्स के करने में और आईवीएफ लैब के करने में बहुत फ़र्क होता है स्पर्म काउंट में। तो सीमेन एनालिसिस, सीमेन का एक कल्चर कर लेते होते हैं कि भाई सीमेन में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा उनके भी 4 टेस्ट होते हैं, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड सिफिलिस, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो सिंपल से ब्लड टेस्ट होते हैं, और हमारे सेंटर पे हम लोग अगर विद इन 6 मंथ्स के ये टेस्ट हैं तो हम लोग उन्हीं से काम चलाते हैं। वो टेस्ट हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो आई ऑलवेज टेल देम कहीं से कराओ, सीमेन की जांच हम खुद करेंगे, बाकी टेस्ट कहीं से भी कराओ, किसी भी जगह से कराओ, चाहे हमारे पास कराओ चाहे कहीं और कराओ, और अगर विद इन 6 मंथ्स के हैं तो वी आर ओके विद दैट। जी, तो इतने में हो जाएगा। तो मैम एक जो है जैसे AMH का बहुत ज़्यादा आजकल है कि मेरा AMH कम हो गया, मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी फिर भी मेरा AMH लेवल कम है, तो आप जैसे हमें लिख दिया जाता है, हमारे पर्चे पे लिख दी जाती है वो चीज़ कि हाँ इतना AMH आपका है, अब आपको IVF ही करवाना है। तो आप जैसे लड़कियां खुद ही देखना चाहेंगी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे निराश होकर घर पे आ गई है कि एक डॉक्टर ने उनको बोल दिया, तो वो चाहेगी कि मैं किसी दूसरे के पास जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा पॉडकास्ट अगर वो देख रही है तो कितना एटलीस्ट AMH हो कि उनको अब डोनर के पास ही जाना पड़ेगा, डोनर की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। सो देखिए, ये इसको थोड़ा सा विस्तार में समझना चाहिए। AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, हमें ये बताता है कि किसी लेडी के पास कितने एग्स हैं, कितने समय के लिए है।
ठीक है। लेडी के एग्स हमेशा के लिए नहीं होते, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एग्स कम होते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं, मीनोपॉज के आसपास आके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। नॉर्मल रेंज जो AMH की मानी जाती है वो मानी जाती है 2.2 to 6.8 नैनोग्राम पर ml, राइट। तो 2.2 के नीचे अगर AMH है तो हम मानते हैं कि भाई इस लड़की को जल्दी करना चाहिए, इनके पास टाइम थोड़ा कम है। तो एक तरह से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी टेस्ट की तरह काम करता है AMH कि अगर किसी की शादी हुई है और वो अभी 4 साल बच्चा नहीं करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ AMH कर लो। AMH से पता चल जाएगा कि आप 4 साल रुकना अफोर्ड भी कर सकते हो या नहीं, ठीक है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं जहाँ शादी को 7 साल हो गए, 6 साल तक बच्चा ट्राई ही नहीं किया, और जब ट्राई करना शुरू किया तो पता लगा AMH तो 0.1 था, देन इट लीड्स टू लॉट ऑफ रिग्रेट, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड फर्टिलिटी टेस्ट। अब इस प्रश्न का जवाब कि कौन सा ऐसा AMH लेवल है जिस पे हम कहेंगे जी आपको डोनर की ही ज़रूरत है, सो देयर इज़ नो सच कट ऑफ, देयर इज़ नो सच कट ऑफ। हमारे सेंटर पे 0.09 विच इज़ वेरी लेस पर भी प्रेगनेंसी हो चुकी है, 0.1, 0.2, 0.3 नैनोग्राम पर ml पे, तो पता नहीं कितनी प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। मेरा पेशेंट्स को समझाने का जो तरीका होता है इसमें वो ये होता है हमेशा कि नॉर्मल लोगों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं बिना IVF के, बिना IUI के, वो कितने अंडे से हो रहे हैं। हर महीने हर लेडी का सिर्फ 1 अंडा बनता है, उस 1 अंडे से बच्चा हो रहा है, राइट। तो एक ही तो अंडा चाहिए बच्चा पैदा होने के लिए। तो अगर लेडी की उम्र कम है, अगर 38 साल से कम उम्र है, तो अगर उसका एक एक अंडा भी बन रहा है तो उससे बच्चा उसका हो सकता है, राइट। सेल्फ एक्सेट, वो चांस उसको हमें देना चाहिए, राइट। पर हाँ, अगर उम्र भी ज़्यादा है, सपोज 40-41 उम्र है, AMH भी नहीं है, उस केस में क्वालिटी एग्स की बहुत पुअर हो जाती है। उस केस में यस, डोनर एग IVF की ज़रूरत हो सकती है। दूसरी बात ये होती है, ये जो तरीका होता है डिसीजन लेने का कि भाई डोनर एग IVF में कोई जल्दीबाजी नहीं होती, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चेदानी की कोई उम्र नहीं होती। बच्चेदानी अगर किसी की ठीक है तो चाहे आप 70 साल पे बच्चा करा दो, जैसे अमृतसर में एक सिख कपल का 74 साल पे बच्चा करा दिया गया, हरियाणा में एक 65 साल पे बच्चा करा दिया गया, लॉन्ग बैक बिफोर द एक्ट। थैंकफुली अब कानून आ गया है जो कि ये कहता है 50 के ऊपर आप बच्चा नहीं करा सकते, बट 50 तक तो करा सकते हो, राइट, और विद द सेम सक्सेस रेट। तो अगर कोई जल्दीबाजी नहीं है और आपका एक एक एग भी बन रहा है तो कम से कम पहले उससे ट्राई कर लो, चाहे नॉर्मल ट्राई हो, चाहे IUI हो, चाहे IVF हो, चाहे एम्ब्रियो पूलिंग हो। अगर नहीं सक्सेसफुल होता देन यस यू कैन प्रोसीड फॉर डोनर एग IVF। तो मैम हस्बैंड का कितना रोल है? जैसे ना बहुत ज़्यादा आपको भी पता है आजकल कि मेरे साथ ऐसी लड़कियाँ जुड़ी हैं जो बहुत ही एक पिछड़े से एरिया से होती है, गांव से होती हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि IVF में जाएंगे तो हस्बैंड को भी साथ जाना है। वो अपने मदर इन लॉ को लेकर चले जाते हैं और कहती हैं कि मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि तुम क्यों लेके आई अपनी सास को, भाई अब जिसके साथ बच्चा करना है उसको तो लेके आ कम से कम। तो थोड़ा सा आप मेल्स को भी बताओ कि आपको जाना चाहिए और कितना इनका रोल है। 50% रोल है भाई। बच्चा बनने में एग लेडी का आ रहा है और स्पर्म हस्बैंड का आ रहा है, तो 50% रोल है। 50% आप स्पर्म नहीं लोगे तो बच्चा कहाँ से बनाओगे? एंड सिर्फ IVF में नहीं, सिर्फ बच्चा पैदा करने में नहीं, अदरवाइज भी जो बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, जो निसंतानता इतनी ज़्यादा हो रही है, अगर हम उसके कारणों पे गौर करेंगे तो मेल फैक्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हस्बैंड का मतलब 40% केसेस में हस्बैंड की ही प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। काउंट्स लो होते चले जा रहे हैं, स्पर्म काउंट्स टेरिबली लो हो रहे हैं, चाहे पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, किसी भी वजह से, बट स्पर्म काउंट्स घटते जा रहे हैं। सो मेरी अपनी प्रैक्टिस में ना मैं हमेशा ये करती हूँ कि हस्बैंड का टेस्ट सबसे पहले कराना है। सबसे पहला टेस्ट हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस होना चाहिए। हम लोग सैडली बहुत बार ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, जैसे आपने कहा गाँवों से भी और वैसे भी, कि हस्बैंड टेस्ट करा के राजी नहीं है या हस्बैंड के घर वाले टेस्ट करा के राजी नहीं है कि जी ये तो ठीक है, ये तो चंगा है जी, है ना। उनको हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, जब तक आप स्पर्म काउंट की रिपोर्ट नहीं लाओगे हम आगे इलाज नहीं करेंगे। बहुत बार होता है लेडी के हज़ारों टेस्ट हो गए, 3-4 साल से घूमे जा रहे हैं, HSG हो गया, ट्यूब टेस्ट हो गया, और बाद में पता लगा हस्बैंड के तो स्पर्म ही नहीं थे, राइट। तो स्पर्म काउंट सबसे पहले करना चाहिए। आसान सा टेस्ट है, सस्ता सा टेस्ट है, पेन भी नहीं है, राइट। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो यस उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए जी। तो मैम IVF तो अब स्टार्ट करने की हमने बहुत सारी जानकारी आपसे ले ली। अब लड़कियों को बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शंस से, कि एक बहुत ना वो बना हुआ है टैबू सा कि IVF में बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं। तो मैं इनको अपनी वीडियोस में बहुत बार कह चुकी हूँ कि नहीं, इतने पेनफुल नहीं होते हैं। तो मैम वैसे अगर फर्स्ट साइकिल में या सेकंड साइकिल में किसी का हो जाए तो फिर भी कितने इंजेक्शंस उनको लेने पड़ते हैं इस पूरे साइकिल में? राइट। सो देखो, जो एग बनाने के इंजेक्शंस हैं
अभी तक उनकी गोलियां नहीं आई हैं, ठीक है। तो एग बनाने में लगभग 10 दिन लगते हैं, वो 10 दिन इंजेक्शन लगते हैं श्योर, बट वो इंजेक्शन बहुत आसान होते हैं, इंसुलिन की तरह के होते हैं, यूजुअली पेन के थ्रू लगाए जाते हैं। और हम लोग हमेशा पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि पेशेंट या तो खुद लगाए या उसके हस्बैंड लगाएं। मतलब इतने आसान इंजेक्शन होते हैं कि इंजेक्शंस के लिए उनको इधर उधर घूमने की दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर पेशेंट खुद एक इंसुलिन की तरह इंजेक्शन लगा सकता है तो उसमें कोई खास पेन नहीं होता, चींटी के काटने के बराबर दर्द होता है। बस वही 10 दिनों के इंजेक्शन है। थैंकफुली एक प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन हुआ करते थे जो ऑयल बेस्ड बड़े पेनफुल इंजेक्शन होते थे, प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए दिए जाते थे। अब उसकी जगह बहुत ही बढ़िया टैबलेट्स एंड जेल्स विजाइनल आ चुके हैं। तो इन माय सेंटर फॉर लास्ट 5 years वी आर नॉट यूजिंग दोज वेरी पेनफुल इंजेक्शन एट ऑल, राइट। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद तो 10-1 दिन के इंजेक्शन हैं जो एग बनने के लिए लगते हैं, उसके बाद देयर आर नो इंजेक्शंस नो। जी मैम, क्योंकि ये तो मैंने खुद लगवाया, सच में ये मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बाद में प्रेगनेंसी के लगते हैं। तो अगर आपके सेंटर में ऐसा है तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं, क्योंकि वही वाले ज़्यादा पेनफुल रहते हैं, पहले वाले तो इतने होते ही नहीं है। जी। एंड वर्ल्ड वाइड खूब रिसर्च हो चुकी है जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि जो इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस होते हैं उसकी जगह पे अगर हम वेजाइनल जेल्स दें या टैबलेट आ गई हैं तो वो इक्वली इफ़ेक्टिव हैं, हमारी प्रेगनेंसी रेट कम नहीं होती। तो अगर हमारे पास जेल्स हैं और टैबलेट्स हैं तो इंजेक्शन का दर्द क्यों देना है पेशेंट को? जी राइट। तो ये तो बहुत और भी अच्छी बात है। अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है तो मैम के पास आइए, उसके बाद आपको पहले जो लगेंगे वो तो ऑब्वियसली बहुत ही पेनलेस, बहुत क्या बिल्कुल पेनलेस होते हैं वो, और बाद में मैम देते ही नहीं है इंजेक्शन। तो आप आइए मैम के पास है, यहाँ पे आके आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। तो मैम जैसे कुछ लड़कियाँ वर्किंग हैं तो उनको IVF करवाना होता है, तो उनको होता है कि मैं कैसे ऑफ लूँ, है ना। तो कितने टाइम उनको होता है कि मैं इतनी अपने ऑफिस में बोल दूँ कि इतने टाइम तक मैं छुट्टियाँ लूँगी या मैं ऐसे करूँगी, तो कितना टाइम उनको लग जाएगा? सो IVF में छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए यस, आपको जिस दिन आना है, अल्ट्रासाउंड होना है, वो छुट्टी ज़रूर चाहिए। इसके अलावा हमेशा पेशेंट को काम करते हुए IVF कराना चाहिए। इनफैक्ट 1-2 बार पेशेंट मेरे पास ऐसा है कि जी मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मुझे IVF कराना था। ऐसे जी तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सबसे पहले तो जाकर जॉब ज्वाइन करो, क्योंकि आप काम करते रहोगे, आप रिलैक्स रहोगे, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो IVF में सिर्फ जिस दिन एग निकाला उस दिन, क्योंकि आपको बेहोशी मिली है, उस दिन आप सेंटर में एडमिट हो रहे हो, बस उस दिन के एडमिशन की ज़रूरत है। इसके अलावा आप आ जाके IVF करा सकते हो, बिल्कुल कहीं पे भी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जी। इनफैक्ट बेड रेस्ट इज़ मोर नेगेटिव। जी मैम। जी मैम, मैं अगला मेरा क्वेश्चन यही था कि IVF हो गया हमारा, एग रिट्रीवल हो गया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कुछ लड़कियां कहती हैं कि मैं नहीं करवा पाऊंगी, नहीं मेरा बेहोशी में मुझे करवाना है, मुझे दर्द होगा। तो मैं उनको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि नहीं, पेन नहीं होती है। तो चलो ये भी हो गया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी उनका हो गया। उसके बाद के जो ये 15-16 दिन होते हैं ना, ये इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं हर लड़की ही कि हमें बेड रेस्ट करनी है या नहीं करनी है, हमें कैसा खाना खाना है, हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं नहीं चढ़ सकते हैं। तो ये प्लीज़ आप एक बार बताइए लड़कियों को कि कैसा लाइफस्टाइल हमें रखना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सबसे पहला जो प्रश्न उठता है होता है बेड रेस्ट का। बेड रेस्ट बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं होती। इनफैक्ट अभी 2023 में एक बहुत बड़ी स्टडी पब्लिश हुई है जिसने ये कहा है कि बेड रेस्ट करने से जो लेट के जो सिर में टेंशनें होती है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है, राइट। तो आप अपना हल्का फुल्का काम जो आप नॉर्मल घर में काम करते हो वो सब करते रहिए। आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको जाना है ऑफिस, आपको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। और इनफैक्ट सीढ़ियों की भी पेशेंट बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो सीढ़ियाँ आप 1-2 बार 3 बार जितना चढ़ सकते हो आप, 2-3 बार चढ़ने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आपको उतना ध्यान रखना पड़ेगा जितना कोई भी एक प्रेग्नेंट लेडी ध्यान रखती है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है नेचुरली अपने आप सेल्फ अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो नेचुरली वो 25 बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती हैं। वो बहुत ज़बरदस्ती का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करती है, बस उतना ही ध्यान रखना है। हैवी वर्क नहीं करना है, जबरदस्ती उतार के पोछे मत मारने लोगो, आप पर्दे उतार के मत धोने लोगो, ठीक है। हल्का, पर आजकल हमारे घरों में कुछ काम तो ऐसा रह नहीं गया। बिल्कुल। खाना बनाना है, बर्तन मांजने, थोड़ा हल्का फुल्का काम है, सब कर सकते हो आप। ऑफिस जाओ, इधर उधर मार्केट जाना है, सब जाओ, बिल्कुल कोई उसमें बेड रेस्ट की या उसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से बैठे रहेंगे तो फ़ोन चलाते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे और वो एक ना साइन ढूंढते रहेंगे कि अब मुझे ये सिम्टम आ गया है तो शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, और नहीं आया है तो हाई मुझे तो आया नहीं है, इसका मतलब मैं
प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो जी, अब बिल्कुल बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और मैम जैसे एम्ब्रियो के ग्रेड होते हैं, हमें लिख दिया जाता है कि आपका ये ग्रेड है, और इसके साथ ही मैं एक और ऐड करूँगी कि कितने एम्ब्रियोज हमें ट्रांसफ़र करवाने चाहिए। जैसे कई बार डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि आप कितना करवाना चाहोगे, तो ये भी एक डिटेल में बताइएगा। पहले हम बात करते हैं कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियो हमें ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। आइडियली अगर मैं कहूँ तो दुनिया अब शिफ्ट हो रही है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की तरफ, राइट। क्योंकि हमें ये पता है कि एक जुड़वा बच्चों की प्रेगनेंसी और एक सिंगल बच्चे की प्रेगनेंसी, दोनों में से जुड़वा बच्चों की जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, उसमें प्रीमेच्योर टी होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, राइट। ओवरऑल मतलब बीपी अगर हाई होना है तो जुड़वा में थोड़ा ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ होना है तो जुड़वा में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसलिए टुवर्ड्स सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वी आर शिफ्टिंग मोर एंड मोर, राइट। बट हाँ, ऐसा यूजली उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है जहाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आईवीएफ है कि चलो भी चाहे 10 बार भी आईवीएफ करना पड़ जाए पर सिंगल करके कर रहे हैं, पेशेंट का कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा है, एंड दैट इज़ ओके, सेफ्टी ऑफ द प्रेगनेंसी इज़ मेंटेन्ड। पर हमारे देश में जहाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड तो है ही नहीं, आईवीएफ पेशेंट अपनी पॉकेट से खर्च कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग 2 एम्ब्रियोज भी ट्रांसफ़र करने का सोचते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आप ट्रांसफ़र करते हो उतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाती है, बिकॉज ये नहीं पता बच्चा कौन सा लगने वाला है। तो सपोज अगर हमने 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करे और उसमें से एक ही लगा, तो अगर हमने वही वाला नहीं किया होता तो आईवीएफ फेल हो जाता, राइट। तो ये डिसीजन अपने डॉक्टर के साथ मिलके बहुत सारे फैक्टर्स को देख कर लिया जाता है कि आपका कौन सा आईवीएफ है। अगर ये पहला आईवीएफ है तो यस सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये अगर आपका तीसरा चौथा आईवीएफ हो रहा है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा नंबर ऑफ एम्ब्रियो ज़्यादा डाल सकते हैं कि भाई कोई तो लगे, पहले सक्सेस तो हो। जी। एम्ब्रियो की ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर बी ग्रेड के एम्ब्रियोज हैं तो यस मोर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर ए ग्रेड का एम्ब्रियो है, सुंदर सा ब्लास्टोसिस्ट है, तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी ओके। सो ये डिसीजन पेशेंट के साथ मिल के लिया जाता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर। जी। तो मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे ना आजकल आपको पता है हमारे देश में तो स्पेशली होता है कि ये नहीं है कि सिर्फ लड़के का, जिनके पास पहले लड़का होता है वो चाहती है कि हमारी लड़की हो जाए। तो क्या ऐसा है पॉसिबल? वैसे तो नहीं है, ये हम बहुत जगह हमें पता है, खुद को ही पता है कि हम इतने पढ़े लिखे तो आजकल है, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियों को मन में ये क्वेश्चन है कि क्या आईवीएफ से हम जेंडर चूज कर सकते हैं? इंडिया में नहीं, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, जेल है सीधे, ठीक, डॉक्टर्स की भी पेशेंट की भी, राइट। साइंस की अगर मैं बात करूं तो आईवीएफ में आप बच्चा बाहर बना के, ब्लास्टोसिस्ट बना के, लेज़र के थ्रू उसमें होल करके थोड़ी सी सेल्स लेके जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते होते हैं, जिसे हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें कि बेबी के सेक्स का भी पता चल सकता है। कई बार लोग बाहर जाते हैं इस चीज़ के लिए, बाहर शायद करते भी हैं, बट इंडिया में इट इज़ टोटली इलीगल एंड अ क्रिमिनल ऑफेंस। जी, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके 2 लड़कियां हैं तो आप खुद से जा रहे हो कि शायद मेरे लड़का हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। नो, इस काम के लिए तो मत आइए। जी, बिल्कुल, इसके लिए आईवीएफ नहीं है। बल्कि अभी हरियाणा सरकार ने एक कानून निकाला है, कानून तो नहीं मतलब आई वुड से एक डायरेक्शन दी है कि हरियाणा में शायद सेक्स रेशो बहुत गड़बड़ होता जा रहा है ना, अभी थोड़ा और कम हुआ है, जिसमें फीमेल की परसेंटेज थोड़ी और कम हुई है। तो हरियाणा में अगर किसी की एक लड़की है पहले, और अगर वो आईवीएफ नॉर्मल तरीके से भी उनकी ज़रूरत पड़ रही है दूसरे बच्चे के लिए, तो पहले उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आईवीएफ क्यों हो रहा है। हालांकि इंडिया में आईवीएफ के थ्रू आप सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेड दिस रूल, बट दिस रूल इज़ देयर नाउ इन हरियाणा। जी। तो मैम ग्रेड के बारे में भी थोड़ा बताइए कि कितने ग्रेड का जो एम्ब्रियो है वो अच्छा होगा, क्योंकि हमें पढ़ना तो आता है लेकिन वो चीज़ जो डॉक्टर बताए वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। सो देखो, एम्ब्रियोज की हम सिर्फ शक्ल देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अभी तक साइंस में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो हमें ये बता दे कि ये वाला एम्ब्रियो डालेंगे तो ये लगेगा, ठीक है। इसमें बहुत रिसर्च चल रही है, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, जिसमें कि हम एम्ब्रियो के जो चारों तरफ का पानी होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों के एनालिसिस करके ये आगे हम जान पाएंगे कि ये बच्चा है जो डालने से हमें प्रेगनेंसी मिलेगी। जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही तब तक हम एम्ब्रियो की शेप और शक्ल देखकर, सेल्स कैसी हैं, उसमें फ्रेगमेंटेशन कैसा है, ये जज करने की कोशिश करते हैं कि ये एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या इस एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के चांसेस कम हैं। उसी के हिसाब से वो ABCD ग्रेडिंग होती है। किसी भी ग्रेड के एम्ब्रियो का मतलब ये नहीं है कि बच्चा एबनॉर्मल है, राइट। बहुत बार होते हैं कि पेशेंट बी ग्रेड का एम्ब्रियो मान लिया बने ही बी ग्रेड के और हम उसमें डाल रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं मैडम इससे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा। तो नो, वो एम्ब्रियो सिर्फ हमें ये बताता है कि इसके इम्प्लांट होने के चांसेस थोड़े से कम हैं,
और अगर वो बच्चा लग गया, अगर वो बच्चा चल गया, इसका मतलब बच्चा तो बहुत अच्छा था, हम तो ऐसे ही ABCD कर रहे थे। जी 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 राइट। जी, जी। तो ग्रेडिंग इज जस्ट अ वे टू सेलेक्ट द बेस्ट एम्ब्रियो कि किसको डालें जिससे चांस ज़्यादा होगा। जी जी। बट बहुत ही इम्परफेक्ट सी चीज़ है ये, अभी तक साइंस इस पे पूरा ग्रेस्प नहीं कर पाई है एकदम से कि भाई किससे बच्चा होगा। तो ये चीज़ आप अपने डॉक्टर पे ही छोड़ दीजिए। Yes. जो उनको पता है वो आप ही के लिए ये सारी ग्रेडिंग जो भी आपको बताते हैं वो सिर्फ आपके लिए बताते हैं कि चलो ये ना हो कि हमने बताया नहीं है पूरा फाइल पे लिखने के लिए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मैम पे छोड़ दीजिए जिस जहाँ पे भी आप चाहते हो। तो मैम ये एक क्या सरोगेसी हमारे देश में क्या बैन हो गई है? क्योंकि पीछे एक केस हमने हैदराबाद का सुना है, तो मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नहीं, सरोगेसी बैन नहीं हुई है, सरोगेसी रेगुलेट हो गई है। सरोगेसी पहले मैं बता देती हूँ कि सरोगेसी का मतलब होता है कि किसी का यूट्रस खराब है या यूट्रस है नहीं किसी लेडी का, या वो प्रेगनेंसी कर नहीं सकती बिकॉज ऑफ सम लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर, तो उनका एग लिया लेडी का, हस्बैंड का स्पर्म लिया, बच्चा कपल का जेनेटिक बच्चा किसी और के यूट्रस में डाल दिया, दैट इज सरोगेसी। तो हमारे देश में जो बैन हुआ है वो कमर्शियल सरोगेसी बैन हुई है। कमर्शियल सरोगेसी मतलब किसी से पैसे देके अगर कोई सरोगेसी कर रहा है तो दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, बहुत सारे उसमें उन्होंने कानून डाल दिया कि कौन एज के लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही होगा। कोई भी सरोगेसी का केस है वो आपके जो हमारा ART एक्ट का ऑफिस है वहाँ जाएगा, वहाँ से 3-4 सर्टिफिकेट मिलते हैं, सरोगेट कौन है, सब मतलब गवर्नमेंट के डायरेक्शन में है, वहाँ से परमिशन लेकर ही आप सरोगेसी कर सकते हो। पर जो जेन्युइन केसेस हैं उनकी सरोगेसी होती है, क्यों नहीं होती। अभी रिसेंटली वी हैव डन वन सरोगेसी आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जहाँ तक उस केस की बात है हैदराबाद की, जो एक बहुत बड़ा केस हुआ है, तो वही मैं पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि हमेशा जेन्युइन तरीके से जेन्युइन सेंटर के पास जाइए, और सरोगेट आपके अपने घर का, आपका नॉन सरोगेट होना चाहिए। कमर्शियल सरोगेसी के चक्कर में मत पड़िए कि कोई आपको कह रहा है कि ये पैसा देके हम आपकी सरोगेसी करा देते हैं, इन चक्कर में मत पड़िए, दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसमें आप भी उतनी ही बड़ी पार्टी हैं जितने की सेंटर है। तो आप अपने घर में से सरोगेसी करेंगे, या आपके आसपास कोई जो है जो आपके लिए सरोगेसी कर दे परोपकार के लिए, उससे सरोगेसी करना चाहिए। जी, जैसे ये तो उसके साथ ही रिलेट हो गया ना मैम, जैसे एग डोनर के साथ ही हो गया। जैसे अब भरोसा तो ऐसे ही था कि हम सेंटर से करवा रहे हैं तो मतलब होगा, लेकिन ये जो केस हुआ है उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गई है। चलो अपनी तरफ से लेके जाना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैम इमोशंस भी उस लेडी के साथ जुड़े होंगे कि वो हेल्प करेगी उसकी कि बच्चा पैदा करने में, तो वो ज़्यादा, मुझे भी लगता है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैम एग फ्रीजिंग जैसे आजकल यहाँ पे तो जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो करवा सकते हैं एग फ्रीजिंग, लेकिन जैसे अभी हम पंजाब की ही अगर बात करें तो ज़्यादा पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटी के अंडर आया है और ना ही वो बैकवर्ड के अंदर आया है। तो ऐसे ही जैसे हमारा लखनऊ हो गया, ये सारी सिटीज़ आ गई जो, तो किन लोगों को करवा लेना चाहिए एग फ्रीजिंग? अनमैरिड की भी मैं बात करूँ तो आप थोड़ा अवेयरनेस अगर देना चाहो लड़कियों को कि नहीं शादी करनी, या अभी शादी हो भी गई है तो आप करवा लीजिए, वो थोड़ा सा बताइए। मैं आज अभी जो एग पिकअप करके आ रही हूँ वो एक अनमैरिड गर्ल का ही करके आ रही हूँ एग फ्रीजिंग के लिए। अच्छी बात है कि इस तरह के पॉडकास्ट से थोड़ी सी अवेयरनेस गर्ल्स में बढ़े। अभी क्या है, धीरे धीरे शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, या शादी के बाद भी करियर की वजह से बहुत बार लोग प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं, और वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि एग्स की उम्र होती है, अंडों की उम्र होती है। अगर आपने उम्र निकाल दी तो फिर इवन IVF से भी बच्चा पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर 32 साल की उम्र हो चुकी है और किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी शादी नहीं करनी या अभी राइट पार्टनर नहीं मिला, तो एक तो अपना फर्टिलिटी टेस्ट कराओ, अपना EMH कराओ, देखो कितने एग्स हैं, और आप एग फ्रीजिंग करवा लो। जितनी यंग एज में एग फ्रीजिंग करवा लोगे उतना ही आगे के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये भी एक चमत्कार की तरह से है। थैंकफुली जैसे प्रियंका चोपड़ा है, उन्होंने 40 साल पे बच्चा पैदा किया है क्योंकि एग फ्रीज कर लिए थे 32 साल की उम्र पे। ऐसे ही डायना हेडन है, एंड थैंकफुली इन लोगों ने आके समाज में एक्सेप्ट किया है, थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की भी कोशिश की है। तो अभी तो हमारे पास गर्ल्स आने लगी हैं, हालांकि थोड़ा सा हायर एज में ही आते हैं, जैसे 38 पे, 37 पे, 35 पे, और थोड़ा यंग एज में अगर वो कराएंगे तो बेटर होगा। जैसे जो तो कुंवारी लड़की हैं वो तो एग फ्रीजिंग करवा ले, है ना। जैसे कुछ कपल्स भी हैं तो वो तो एम्ब्रियो भी फ्रीज करवा के रख सकते हैं, है ना। यस, वो एम्ब्रियो भी फ्रीज करा के रख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, राइट। सोचना बहुत पड़ता है, क्योंकि
ठीक है शादी हो गई और आप अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहे हो और इसलिए हम बेबी बना के फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बार बेबी बन गया, एग और स्पर्म मिलके जो बच्चा बन गया, तो उस पर हस्बैंड और वाइफ दोनों का अधिकार है जी। ठीक है। और कभी कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड हो जाए, कभी कोई आपस में सेपरेशन हो जाए, कभी डिवोर्स की नौबत आ जाए, तो वो लेडी के अंदर वो बच्चा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जब तक कि हस्बैंड की भी कंसेंट ना हो, राइट। तो हमेशा हम लोग ये सजेस्ट करते हैं ऐसे केसेस में कि अगर अंडे बहुत सारे हैं तो आधे एग फ्रीज़ कर लो और आधे बेबी फ्रीज़ कर लो, क्योंकि देखो बेबी तो हम बाद में भी बना सकते हैं, तो एग फ्रीज़ कर लो सो दैट ऑटोनॉमी इज़ मेंटेन्ड। उस गर्ल, जैसे आई रिमेंबर अ केस दैट लेडी हैड ब्रेस्ट कैंसर, अ डॉक्टर, एंड बिकॉज कैंसर में बहुत ज़्यादा एग्स फ्रीज़ किए जाते हैं, बिकॉज कैंसर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बाद एग्स खत्म हो जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जहाँ यंग एज पे कैंसर डायग्नोज हो गया है ना, सपोज ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, तो उनके एग्स लिए और फ्रीज़ कर लिए। उस लेडी के एम्ब्रियो फ्रीज़ किए गए थे लॉन्ग बैक, एंड लेटर ऑन दैट कपल सेपरेटेड, राइट। तो अब वो लेडी चाहे भी तो भी वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, वो बच्चे नहीं हो सकते जब तक कि हस्बैंड की कंसेंट नहीं होगी। तो इट इज़ बेटर टू फ्रीज एग्स। आजकल एग फ्रीजिंग भी उतनी ही सक्सेसफुल है जितनी एम्ब्रियो फ्रीजिंग। बाद में एग्स को निकाल के स्पर्म को लेके इंजेक्ट करके हम बेबी बना के फिर ट्रांसफर कर सकते हैं जी। तो आप एग्स को ही ज़्यादा प्रेफर नहीं, वी डिस्कस इट विद द कपल। कपल को मतलब ये ऑप्शन पता होना चाहिए, जी जी, राइट। और हम अपनी तरफ से सजेशन देते हैं कि भाई ठीक है एग फ्रीज कर लो, बाद में एम्ब्रियो कर लेना, या बहुत सारे एग हैं तो आधे आधे कर लो, क्योंकि देखिए लाइफ का कुछ नहीं पता, आगे अगर सपोज कोई दिक्कत आ गई रिलेशनशिप में तो वो लेडी तो नहीं कर सकती बच्चा, जबकि उसने सारा कष्ट भी सहा और उसके तो अंडे खत्म भी हो गए। हस्बैंड तो दूसरी शादी कर लेगा, उसके पास तो स्पर्म है, उसके पास तो 80 साल तक बन रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई हम अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। जी मैम, अब प्रेगनेंसी हो गई हमारी, आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो गई, तो बहुत बार लड़कियों को आता है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी है तो इसमें हमें एक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी और ऊपर से इसकी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन ही होगी। तो क्या इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और जो प्रेगनेंसी है वो एकदम स्मूथ हो सकती है जैसे हमने नेचुरल कंसीव किया हो? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। आईवीएफ प्रेगनेंसी 3 महीने के बाद इज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी, राइट। ऐसा नहीं, 3 महीने के बाद तो दवाइयाँ भी नहीं चलती। शुरू के सिर्फ 12 हफ्ते तक जो हम एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन और ये सब देते हैं बस वो देते हैं, उसके बाद तो इट इज़ लाइक आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन जो नॉर्मली दी जाती है बस वही दवाइयाँ दी जाती हैं। और इनफैक्ट हम लोग तो अपने सेंटर पे आगे रेफर कर देते हैं पेशेंट को 5 महीने के बाद कि भाई डिलीवरी अपने डॉक्टर के पास आके आप करवा सकते हैं। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, बट देयर इज़ अ राइडर हियर कि आईवीएफ कई बार बहुत सारी कंडीशंस की वजह से होता है, जिसमें पेशेंट के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हो सकता है उम्र ज़्यादा हो सकता है उनको पहले बहुत बीमारियां रही हो सकता है फाइब्रॉइड रहा हो सकता है टीबी रहा हो, एंडोमेट्रियोसिस रहा हो, बहुत सारी बीमारियां, उसकी वजह से वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है, राइट। तो यस, आई वुड से आईवीएफ प्रेगनेंसी को थोड़ा ज़्यादा मॉनिटरिंग करना चाहिए, थोड़ी ज़्यादा केयर देनी चाहिए, बिकॉज नंबर 1 हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है बिकॉज बीमारियाँ हैं बहुत सारी, एंड नंबर 2 बिकॉज बहुत प्रेशियस है, बार बार नहीं हो रहा भाई बच्चा, तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा मॉनिटरिंग, थोड़ी सी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि यस, बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज आईवीएफ सिजेरियन का इंडिकेशन नहीं है। तो 9 महीने पे जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में डिसाइड होता है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं, वैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी डिसाइड करना होता है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आईवीएफ में आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और आज की डेट में देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है। नॉर्मल डिलीवरी 12 घंटे 15 घंटे में कभी कभी बच्चों को बहुत परेशानियां आ सकती हैं, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डॉक्टर कभी कहते हैं कि भाई सिजेरियन करा लो तो करा लो, उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए जी, क्योंकि डॉक्टर को उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड पे ज़्यादा पता होता है कि कंडीशन देखी होती है कि क्या चल रहा है अंदर। यस जी। तो मैम आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आईवीएफ के बच्चे हेल्दी होते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं, तो ये प्लीज़ बताइए आप। आईवीएफ के बच्चे बिल्कुल हेल्दी होते हैं। 1000 में कोई एक बच्चा जो वैसे अब हो सकता है, नॉर्मली भी तो जो बच्चे ठहर रहे हैं 1000 में कोई बच्चा अब हो सकता है, वैसे ही आईवीएफ में भी हो सकता है, पर आईवीएफ की वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो आईवीएफ के बच्चे आर एज नॉर्मल एज एनी अदर प्रेगनेंसी। इनफैक्ट कई बार तो पेशेंट जो हमें मिलवाने लेके आते हैं बच्चों को, तो वो यही कहते हैं कि बहुत बदमाश है, राइट, जरूरत से ज़्यादा एक्टिव होता है समटाइम्स। बिल्कुल मैम, मेरे भी ऐसे ही तो मैम जैसे एम्ब्रियोज बन गए हैं हमारे, मैंने ऐसे देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर एम्ब्रियो को फ्रीज कर लेते हैं, और कई बार होता है कि उसी टाइम पे एग रिट्रीवल किया और तीसरे या 5वें दिन बुलाया और ट्रांसफ़र कर दिया। आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या इस पे भी असर
बच्चे जो हमारी प्रेगनेंसी है उसके ऊपर असर पड़ता है कि अगर फ्रेश या हम जो है फ्रीजिंग वाला डलवाएं एम्ब्रियो? तो बेसिकली देखो, दो बातें हैं। पहली बात तो फ्रेश ट्रांसफ़र करना है या फ्रोजन ट्रांसफ़र, ठीक है, ये डिसीजन डॉक्टर के ऊपर छोड़िए। आज के डेट में फ्रोजन एम्ब्रियो के रिजल्ट्स इक्वल तो हैं ही फ्रेश के, कभी कभी थोड़े बेटर भी हैं। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें कि फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। जैसे एग्स अगर बहुत ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, हम लोग फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, फिर इन दैट केस फ्रोजन ट्रांसफ़र बेटर है। या किसी का यूट्रस ठीक नहीं लग रहा है तो उस समय भी बेटर होता है एम्ब्रियो फ्रीज कर दो एंड फ्रोजन ट्रांसफ़र करो। या किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो देर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे कि फ्रोजन ट्रांसफ़र बेटर है। तो वो सब पेशेंट के साथ हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, पेशेंट को पहले से बता के रखते हैं कि भाई देखो आपके केस में शायद हमें फ्रोजन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, राइट। सेगमेंटल आईवीएफ बोलते हैं हम उसको, मतलब कि 2 सेगमेंट्स में आईवीएफ हो रहा है। एक सेगमेंट में आपने एग निकाल लिए, बेबी बना लिए, बेबी डाले नहीं, फ्रीज कर दिया, और अगली बार सिर्फ बच्चेदानी तैयार करी, बच्चेदानी की परत बनाई और वो ट्रांसफ़र हमने कर दिया, फ्रोजन ट्रांसफ़र हमने कर दिया, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि फ्रेश करना है कि फ्रोजन करना है, डॉक्टर के साथ इन कंसल्टेशन करके करना है। अब आपका प्रश्न है कि फ्रेश और फ्रोजन की प्रेगनेंसी का जो फ़र्क है, तो यस देयर इज़ अ रिसर्च नाउ विच सेज कि फ्रेश ट्रांसफ़र की जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, राइट। एंड जो फ्रोजन ट्रांसफ़र की प्रेगनेंसीज है उनमें डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, बट फ्रोजन ट्रांसफ़र मतलब इक्वली गुड है और स्लाइटली बेटर है इन कंपैरिजन टू फ्रेश ट्रांसफ़र। तो मैम जैसे ना मेरी भी यूट्रस की लाइनिंग नहीं बन रही थी तो मैंने फ्रीज करवा लिया था अपने एम्ब्रियो, तो मुझे भी डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी हो सकता है। तो हमने तो अपनी लाइफ में टीबी बस वो सुना है कि खांसी होती है और टीबी हो जाता है, तो ये वाला आजकल क्या है और क्या लाइफस्टाइल इस पे ज़्यादा हमारा ख़राब है इस वजह से हो रहा है, और क्या इसका इलाज पक्का है? सो जेनेटल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, आई वुड से कि हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टीबी के टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है टीबी, हर चौथे आदमी को टीबी है। आप नंबर्स में ऐसा समझ सकते हो कि सड़क पे घूमते हुए हर चौथे आदमी को टीबी है। इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, जो ये वाला पार्ट है, राइट, इतना है, हवा में इतना टीबी है कि हम सबके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, राइट। बट अगर वो टीबी का बैक्टीरिया यूट्रस में होगा तो उसको हम कहते हैं जेनेटल टीबी। एंड यस, इंडिया में जेनेटल टीबी की वजह से बहुत लोगों की ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, बहुत इनफर्टिलिटी होती है जेनेटल टीबी की वजह से, एंडोमेट्रियम थिन भी होती है जेनेटल टीबी की वजह से। तो अगर हम किसी का आईवीएफ कर रहे हैं तो एक सॉर्ट ऑफ हमारा एक रूटीन सा प्रोटोकॉल होता है कि हम टीबी का टेस्ट भी कर लें, राइट। एंड यस टीबी, लेकिन एक बात और भी है कि टीबी में ना बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। जब तक हम 100% कन्फर्म ना हो तो सिर्फ एक टीबी के टेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होना होता, सिर्फ एक टीबी के टेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना था। जो एंडोमेट्रियम की आपने जांच निकाली उसके 3-4 टेस्ट करने होते हैं, 4 कम से कम, टीबी पीसीआर, एएफपी स्मीयर, इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी। जब हमें थोड़ा सा श्योर हो कि हाँ टीबी हो सकता है तभी टीबी की दवाइयाँ देनी होती हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट भी है। इसीलिए टीबी को गवर्नमेंट ने नोटिफाइबल डिसीज दे दिया है कि अगर आप किसी की टीबी की दवाई शुरू करते हो तो यू आर सपोज टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसा ना हो कि राइट, लेफ्ट एंड सेंटर सबको टीबी की दवाइयाँ दी जा रही हैं, जिसकी वजह से टीबी के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बढ़ता जा रहा है, राइट। तो यस, टेस्ट करने चाहिए, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट को मिला के अगर टीबी की प्रॉब्लम निकलती है तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए। तो मैम इसकी मेडिसिन जैसे कोर्स होता है 6 मंथ का या 9 मंथ का, तो क्या इसकी मेडिसिन से हमें बाकी कोई नुकसान हो सकता है? यस, देयर आर टॉक्सिक ड्रग्स, तो इसीलिए लाइटली नहीं लेना होता। मेरे पास बड़े सारे पेशेंट आते हैं जिनको टीबी की दवाइयाँ लिखी हुई हैं सिर्फ एक मॉन्टूक्स टेस्ट बेसिस पे, या एक क्यू गोल्ड करके टेस्ट होता है जो कि सिर्फ हमें इम्यूनिटी दिखाता है कि हम टीबी के लिए इम्यून हैं। सिर्फ वो टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बेस पे टीबी की दवाई दे दी गई। बट दोज टीबी ड्रग्स आर टॉक्सिक, दे कैन डिस्ट्रॉय योर लिवर। तो कभी भी जब तक ज़रूरत ना हो तब तक टीबी की दवाइयाँ शुरू नहीं करनी। एक बार शुरू कर दी तो पूरे 6 महीने खानी ही हैं, बीच में टीबी की दवाइयाँ नहीं छोड़नी। एंड जब वो पेशेंट टीबी की दवाइयाँ ले रहा है उस समय भी लिवर मॉनिटरिंग, लिवर टेस्ट, LFT जिसको हम कहते हैं, वो करते रहना होता है ताकि अगर कोई टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग्स का आ रहा है तो उसको हम टेक केयर कर सकें। तो मैम अगर आपके पास कोई आना चाहे, एक तो रेफरेंस आपका मैं पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब कुछ उस पर हम कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा जब भी हम जाना चाहते हैं किसी IVF सेंटर पे थोड़ा हमें होता है कि कितना पैकेज है, तो अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि क्योंकि इस सबके लिए सेम नहीं होता। अगर मुझे ये पैकेज मिला है तो इसका मतलब नहीं है कि मुझे इसके अंडर ही रहेंगे, उसके बाद हमारे बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ एक्स्ट्रा चलती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा आप पैकेज के बारे में बताना चाहें तो।
सो देखो, पहली बात तो कि पेशेंट को देखकर पता चलता है कि क्या केस है, राइट। तो हमारे सेंटर पे लगभग 95,000 इंक्लूडिंग इंजेक्शन से हम शुरू करते हैं, जो कि माइल्ड IVF होता है। माइल्ड IVF जिसमें कि इंजेक्शन बहुत कम लग रहे हैं, राइट, 30-40 हज़ार के इंजेक्शन लगे। ऐसे पेशेंट्स के लिए होता है जिनके अंडे बहुत कम है, हमें पता है इनको कितने भी इंजेक्शन लगा लो 2-3 ही अंडे मिलने हैं, तो वो वाला IVF तो 95,000 से शुरू होता है। एंड आई वुड से इन जनरल 1 to 2 लाख के बीच में IVF की कॉस्टिंग पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन IVF हो रहा है कि इक्सी हो रहा है, यू नो, और कुछ एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, तो 1 to 2 लाख आई वुड से। जी, तो ये तो एक मैम, इतने में तो सब मतलब जिनको है कि बेबी चाहिए तो इतना तो हम कर ही लेंगे। जैसे हमने IVF करवाया तो हम किस टाइम पे अपना डॉक्टर चेंज कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी के लिए हम कहाँ चेंज कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा बता दीजिए कि जहाँ पे हमें डिलीवरी करवानी है वहाँ पे हमें कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए, जहाँ तक डॉक्टर चेंज की बात है, मैं आपको अपने सेंटर की बात करती हूँ कि हम लोग अगर पेशेंट बहुत दूर दूर के हैं, सपोज मेरे पास बहुत सारे पेशेंट कश्मीर से या दिल्ली के बाहर से और या कंट्री के बाहर से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उनको दिल्ली में ये नहीं कहते कि आपको दिल्ली में रहना है, आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराओ और अगले ही दिन की फ़्लाइट पकड़ के जहाँ जाना है चले जाओ और वहीं पे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। हम यहाँ से 3 महीने की पूरी दवाइयाँ समझा के भेजते हैं। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, और अल्ट्रासाउंड ही तो होना है, तो आप वो जिस भी शहर में रहें, चाहे लखनऊ में चाहे कश्मीर में, वहीं पर अल्ट्रासाउंड कराया और हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर लिया। साथ ही में वहीं पर जो एक डॉक्टर है लोकल गायनेकोलॉजिस्ट, उनके वो संपर्क में रहते हैं, ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो जाएगी, ब्लीडिंग हो गई, कुछ हो गया, तो दे हैव अ प्लेस टू गो। तो पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जहाँ IVF हुआ है वहीं पे सारा फॉलोअप करना है। सो दैट टेक्स केयर ऑफ द डिस्टेंस पार्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई आपको, अगर आप सोनीपत का पेशेंट है तो वो हर बार मुझे ही आगे दिखाए, नो, उनको हम मना कर देते हैं कि नहीं, आप वहीं दिखाओ, वहीं पे दिखाओ, आपको इतना ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज भी अगर आप उन्हीं डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो 3 महीने के बाद, इट इज़ लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, आप 3 महीने के बाद डॉक्टर स्विच कर सकते हैं, ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ डिलीवरी होनी है। जहाँ तक सवाल है ऐसी फैसिलिटी कि जहाँ आपको डिलीवरी करानी है, आपको उस अस्पताल में क्या क्या देखना है, आपको नंबर 1 ये देखना है कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। मल्टी स्पेशलिटी मतलब वहाँ पे फिजिशियन, सर्जन, गायनी, पीडियाट्रिक, सारा डिपार्टमेंट हो। क्योंकि डिलीवरीज में हम सोचते हैं कि बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जी, राइट, खासतौर से बड़ी हुई उम्र में। तो एक पूरा हॉस्पिटल का सेटअप हो, 24/7 इमरजेंसी केयर हो, राइट, एक 24/7 इमरजेंसी टीम हो डॉक्टर्स की, सिंगल डॉक्टर डिपेंडेंट ना हो। ऐसा नहीं है कि बस एक ही डॉक्टर है और बाई चांस वो आउट ऑफ टाउन चले गए, बाई चांस वो चले गए बाहर घूमने, तो फिर आप, ऐसा नहीं कि एक छोटे से नर्सिंग होम में आपकी डिलीवरी हो रही है, नहीं, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स की 24/7 केयर हो, टीम हो 3-4 डॉक्टर्स की, कि अगर वो डॉक्टर नहीं है तो ये मिल जाएंगे, ये नहीं है तो ये मिल जाएंगे, ऐसे। नर्सरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके वहाँ पे एक टर्शरी केयर नर्सरी होनी चाहिए। टर्शरी केयर मतलब कि बच्चा कितना भी छोटा पैदा हो जाए, 800 ग्राम का बच्चा भी पैदा हो जाए तो वो उसको टेक केयर कर सके, वहीं की वहीं नर्सरी हो। ये चीज़ें हमें, ये सुविधाएं देखते हुए हमें हॉस्पिटल और डॉक्टर चूज़ करना चाहिए कि जहाँ इतनी मेहनत करी है, IVF करा है, तो अभी तक देखिए IVF का एम है 9 महीने पे स्वस्थ हेल्दी बच्चा हाथ में, तो जब तक वो बच्चा हाथ में नहीं आया तब तक हमारा वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, और वो तभी होगा जब बच्चा हाथ में आ गया, डिलीवरी हो गई, तो वो उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यू नो, टू हैव अ बेबी। जी जी, एक बार प्लीज डाइट के बारे में बता दीजिए कि IVF स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। सो मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है, एक तो बेड रेस्ट और दूसरा डाइट, जी हमें खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आई ऑलवेज टेल देम, माइक्रोस्कोपिक बच्चा है, इतना सा, वो तो खाना खा ही लेगा, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपको साफ और स्वच्छ खाना खाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको बीमार नहीं पड़ना, और बीमारी जैसे हमारा देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा खाने पीने से होती है ना, और आपका चटपटा भी खाने का मन करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाहर से खाना नहीं खाना, घर में चाहे जो मर्जी खाइए, जो मर्जी बनवा के खाइए। इनफैक्ट आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स, उनके हस्बैंड्स को बोलती हूँ भाई इनको बोलो यूट्यूब पे देखें और खाना बना के खिलाएं बीवी को, राइट, जो मर्जी खिलाएं, साफ स्वच्छ, कम स्पाइसी, क्योंकि आप इतनी दवाइयाँ ले रहे हो तो नेचुरली एसिडिटी हो सकती है, तो थोड़ा सा यू नो हल्का खाना होगा तो बेटर होगा। बाकी आयुर्वेदिक लोग जो है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है, वो पपाया और पाइनएप्पल को मना करते होते हैं। शायद पुराने ज़माने में पपाया के बीजों से शायद अबॉर्शन की दवाइयाँ बनती थी, तो ठीक है, मानने में कोई बुराई नहीं है,
प्लस आई टेल माई पेशेंट कि घर में जो मानते हो, जो भी मानते हो आपके बड़े, ये वहम, ये गर्म है, ये ठंडा है, दिमाग नहीं लगाना, आग बंद करके सब मान लीजिए। जी जी, क्योंकि इतने फ्रूट्स हैं, अगर ये पपाया और पाइनएप्पल नहीं भी खाया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। प्लस घर में अगर कोई बड़ा कह रहा है कि भाई ये मत खाओ, आम मत खाओ, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो मान लो उनका भी मन रह जाएगा। दूसरी बात, बाई चांस भगवान ना करे अगर आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ या कुछ मिसकैरेज हो गया तो आपको ये रिग्रेट नहीं होगा, या आपके घर वाले ये नहीं कहेंगे तुमने ये किया इसलिए ऐसा हो गया। तो नॉर्मल हेल्दी खाना खाना है, न्यूट्रिशियस खाना, लाइक जिसमें हरी सब्जियां हो, आप जो नॉर्मल दाल रोटी सब्जी खाते हो वही खाना खाना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं? बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है, तो मैं तो उनको कहती हूँ कि चलो अगर फंक्शंस पे जाना है उसको अवॉइड कर दो, फंक्शंस आते रहेंगे, लेकिन किसी को बहुत ज़रूरी जाना होता है तो क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं? 200% ट्रैवल कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली के बाहर के बहुत पेशेंट्स होते हैं, दिल्ली के बाहर इंडिया से सिटीज़ से होते हैं और इंटरनेशनली भी होते हैं, तो वो दिल्ली थोड़ी बैठे रहेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हम इनकरेज करते हैं उनको कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक काम था केवल, तो उसके बाद डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, ट्रैवल में बस ये देखना है कि आप मोड ऑफ ट्रैवल क्या चूज़ करते हो। मोड ऑफ ट्रैवल ऐसा हो जिसमें झटके कम हो, जैसे ट्रेन जर्नी सबसे सेफ है, ट्रेन या फ्लाइट। हाँ, बस की जर्नी, बहुत गड्ढे वाले रास्तों पे जर्नी, ऑटो से दकड़ दकड़ करके हम जा रहे हैं, वो थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, बट यू कैन ट्रैवल। या तो मैम मेडिसिन क्या कितना रोल है जो हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मिलती हैं, या फिर हमें जो है प्रेगनेंसी के बाद, जैसे हमारी प्रेगनेंसी हो गई उस टाइम में मिले, क्योंकि उस टाइम थोड़ा हम ऐसा हो जाते हैं कि चलो अब तो प्रेगनेंसी हो गई, तो ये थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आईवीएफ प्रेगनेंसी में हमको ये समझना होगा कि ये आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी है। आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चा हमने बाहर बनाया लैब में और बच्चा बना के हमने बच्चेदानी में डाला है। तो जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है उसके लिए बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सिक्रिएट होते हैं उस प्रेगनेंसी को पालने के लिए, खासतौर से शुरू के 3 महीनों में, जब तक कि आवन लाल अपना काम नहीं कर रही। एक बार जब आवन लाल बन गई 3 महीने पे 12 हफ्ते के आसपास, तब वो आवन लाल बच्चे को चलाती है। लेकिन तब तक अगर ये आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो आपकी बॉडी उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर रही। उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो बाहर से आपको हार्मोन दिए जा रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। एंड बहुत बार अगर आप दवाइयाँ ठीक से नहीं लोगे देन इट कैन लीड टू अबॉर्शन। इनफैक्ट आई रिमेंबर अ पेशेंट लॉन्ग बैक, 7-8 ईयर्स बैक, जिनके शायद पहले कहीं किसी सेंटर से हमारे पास आए थे, 3-4 फेलियर थे और हमने शायद चौथा आईवीएफ किया था और उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया और 12 दिन में हम लोग टेस्ट कराते होते हैं, अर्लीस्ट पॉसिबल जो पॉजिटिव आ जाता है वो 12 दिन पे आ जाता है। वो पेशेंट मेरे पास 16वें दिन पर आए कि मैंने तो टेस्ट ही नहीं कराया क्योंकि मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं हो रहे थे, बस उनको कोई सिम्टम नहीं हो रहे थे तो उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। एंड शी वॉज ब्लीडिंग व्हेन शी केम टू मी। आई सेड व्हाई डिड यू नॉट इवन टेस्ट तो कर लेते। एंड शी वॉज प्रेगनेंट, उनका बीटा HCG वॉज 1000, बट बीच में 5 दिन का उन्होंने गैप दे दिया दवाइयों का, दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड देन अल्टीमेटली अबॉर्टेड। इतना इंपॉर्टेंट होता है दवाइयों का सपोर्ट। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि कभी सिम्टम पे मत जाओ, सिम्टम्स बहुत फैलेशियस होते हैं। दे विल बी पेशेंट जो बिल्कुल बढ़िया प्रेग्नेंट है पर वो कहेंगे जी हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाना पड़ता है कि नहीं ये देखो देखो बच्चा है, हार्ट बीट है, प्रेग्नेंट तो आप हो। एंड दे विल बी पेशेंट जो प्रेग्नेंट नहीं है बट दे से कि जी हमें तो सारे सिम्टम थे, ब्रेस्ट में टेंडरनेस थी, नॉजिया था। तो सिम्टम्स बहुत फैलेशियस होते हैं, वो आपको बहुत मिसगाइड कर सकते हैं। डोंट गो बाय द सिम्टम्स। कि कितने बार हमें कितना आईवीएफ हम करवा सकते, कितने साइकिल हम आईवीएफ के करवा सकते हैं? एक लड़की को कितने चाहिए कि अब बस और अभी कुछ और रास्ता देखते हैं, क्योंकि कई बार सेल्फ एक्ट के साथ ही जारी होती है, तो कितने साइकिल आप सजेस्ट कर दो? अच्छी बात यह है कि आईवीएफ के कोई बहुत ज़्यादा मेजर या माइनर कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, राइट। इनफैक्ट लोगों को बहुत मन में आता है कि ये इंजेक्शन हैं बड़े हार्ड इंजेक्शन, इनके कोई बहुत साइड इफेक्ट होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज वो नेचुरल हार्मोन्स हैं, वो FSH हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं, राइट। तो ऐसे कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं, प्लस कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, राइट। तो देयर इज़ नो लिमिट to the number of IVFs that a patient can undergo. There are patients who have conceived in the 7th IVF, in the 10th IVF, you know. It all depends on your mental strength, your physical strength, your emotional strength. Also आपके केस पे डिपेंड करता है, राइट। अगर किसी के अंडे ही बहुत खराब है, 43 साल पे कोई करा रहा है, तो नेचुरली 10 IVF नहीं कराना चाहिए। पता है कि क्वालिटी पुअर है, पता है कि चांसेस बहुत कम है, बट कोई यंग एज है, 30 साल है, 32 साल है, अंडे हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो यस दे कैन ट्राई। यूजुअली लोग 2-3 तो कराते ही हैं अगर किसी का फेलियर होता है तो, बट देयर इज़ नो नंबर इन द लिटरेचर
कि भाई इस नंबर के ऊपर नहीं जाते हैं, है ना। लिटरेचर में तो आपको मतलब लिटरेचर इन द सेंस कि हमारी जो स्टडीज़ हैं तो आपको ऐसी केस रिपोर्ट भी मिलेगी कि 15वें IVF में बच्चा हुआ, राइट। तो जी, तो ये भी चीज़ अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं मुझे 5वां साइकिल भी करना है तो उन्हें एक बार ट्राई ज़रूर करने दीजिए, आप ही का फ़ायदा है। तो मैम जैसे इतने सारे IVF सेंटर्स हैं जहाँ पे भी आजकल तो फ़ोन खोलो तो IVF सर्च करो तो बहुत सारे सेंटर्स नज़र आते हैं, तो कैसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए हमारा IVF सेंटर कि ये वाला बेस्ट होगा, हम यहाँ पे जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए? यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि पहला डिसीजन तो ये कि IVF करना है, ठीक है। अगर आप ये श्योर हो गया कि हाँ IVF का डिसीजन है, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि IVF कहाँ करना है, राइट। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं सोचने वाली। पहली बात, डॉक्टर, आप डॉक्टर से मिले कि नहीं। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे कई बार काउंसलर ही होते हैं जो शायद नॉन मेडिको होते हैं, वो बस बात कर रहे हैं और IVF का डिसीजन हो गया। नो, यू हैव टू मीट द डॉक्टर जिनसे आपका IVF होने वाला है। क्या डिग्रीज है उनकी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, प्लस डॉक्टर के साथ आपका 1-on-1 कनेक्ट है कि नहीं। बहुत बार जब आप डॉक्टर के सामने बैठते हो तो उसी से बॉडी लैंग्वेज में पता चल जाता है कि डॉक्टर कितना एम्पैथेटिक है, डॉक्टर कितना आपके बारे में सोच रहे हैं, प्लस क्वालिफाइड डॉक्टर हैं कि नहीं। तो 1 इज़ डॉक्टर जिन गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिल रहे हो। नंबर 2 इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेंटर, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, कितना पुराना सेंटर है, सेंटर में पेशेंट्स हैं कि नहीं, पेशेंट्स के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वहाँ पे, ओवरऑल वहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट IVF सेंटर का होता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट, है ना। और बहुत सारे स्पेशली जो 2 टायर सिटीज़ हैं, 2nd टायर सिटीज़ हैं, वहाँ पे फ्लाई एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, फ्लाई इन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, कि वो महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं, महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए आ रहे हैं और करके जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, 24/7 मतलब आपके राउंड द क्लॉक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं कि नहीं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कितने क्वालिफाइड हैं आपके, तो डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्वालिफाइड है कि नहीं, सेंटर कितना पुराना है, सेंटर में पेशेंट्स के इलाज हो चुके हैं कि नहीं, और कोई पॉजिटिव पेशेंट्स वहाँ पे हैं कि नहीं। इन सब चीज़ों के बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा सेंटर चूज़ करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इस डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। जी जी मैम, जैसे मेरे पास नेपाल से भी लड़कियां जुड़ी हैं, वो चाहते हैं कि हम इंडिया आए, हम करवाएं, तो मैम ऑनलाइन भी आप एक बार, जैसे सबको यही होता है कि एक बार सबसे बात होगी लेकिन एक बार डॉक्टर से बात हो जाए तो वो भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो लड़कियों को? यस, आजकल ऑनलाइन डिजिटल ज़माना है, और इनफैक्ट जो दिल्ली के बाहर के पेशेंट हैं वो तो सबसे पहले तो ऑनलाइन ही कनेक्ट करेंगे। आजकल तो वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, तो एक ऐप के थ्रू हम लोग माई फॉलो अप ऐप है, उसके थ्रू दे कैन लॉग इन एंड माई डॉक्टर ID ऑन दैट इज 659 एंड दे कैन कंसल्ट। आराम से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल होती है हमारे कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। दे कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड उनकी सारी रिपोर्ट्स हम ऑनलाइन देख सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं, एंड देन प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके देन दे हैव टू कम। अदरवाइज वो पता लगा मिड साइकिल में आ गए, महीने के 15वें दिन पे आ गए, IVF तो अभी शुरू होना ही नहीं, 15 दिन फालतू में इंडिया में वेस्ट हो गए, राइट। तो बहुत कोऑर्डिनेट करके फिर आपको सेंटर पे आना होता है। जी, तो मैम जो दिल्ली NCR से है, जो यहाँ से आना चाहे तो वो मैम अगर आप बता दीजिए कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ है और वो कैसे आ सकते हैं? या सो ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF के नाम से सेंटर है हमारा, जो कि दिल्ली में 3 जगह पे सिचुएटेड है, पीतमपुरा में, साउथ एक्स में और विकासपुरी में। अगर वो आना चाहे, पेशेंट्स आना चाहें, तो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 8080809084। दे कैन गिव अ फोन कॉल, दे कैन टेक एन अपॉइंटमेंट, अदरवाइज दे कैन सर्च ऑनलाइन एंड दे कैन कम। सेंटर हमारा 2013 में शुरू हुआ था। इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। मैक्स हॉस्पिटल के साथ एसोसिएशन में शुरू हुआ था, मैक्स पीतमपुरा के साथ, एंड वी आर अ वेरी एकेडमिक सेंटर। मतलब हमारे सेंटर पे फेलोशिप्स होती हैं IVF में, रिकॉग्नाइज बाई MIT एंड इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। हमारे सेंटर पे एम्ब्रियोलॉजी में MSc एम्ब्रियोलॉजी होती है अंडर MIT यूनिवर्सिटी। तो वी हैव अ फुल टीम, full qualified team, and Economic Times has actually recognized us as one of the best centers in North India for consecutive 4-5 years, 2019, then 2023, 24, 25. Yeah, I'm very proud to say that. जी मैम, सबसे पहले तो यही है कि आप इतने अपने हॉस्पिटल को सब जगह जाके देखना करना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत सारी लड़कियों को इतनी सारी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच प्रिया जी, थैंक यू। वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। यहाँ हर कॉर्नर एक कहानी सुनाता है केयर की, होप की और नई शुरुआत की। एज यू स्टेप थ्रू द एंट्रेंस, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जो हॉस्पिटल नहीं बल्कि घर जैसा फील कराता है। एट द रिसेप्शन एरिया यू आर ग्रेटेड विद वार्मथ, जहाँ हर पेशेंट को एक स्माइल के साथ वेलकम किया जाता है। द वेटिंग एरिया इज डिजाइन्ड फॉर कंफर्ट,
सो दैट आपका सफ़र शुरू हो शांति और पॉजिटिविटी के साथ। इन आवर कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग रूम्स हर कहानी ध्यान से सुनी जाती है बिकॉज लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। वेलकम टू डॉक्टर रश्मि स्टाम्बर, जहां एक्सपर्टीज और कंपैशन मिलकर हर पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाते हैं। आवर ट्रीटमेंट रूम्स इंश्योर एडवांस्ड केयर backed with modern facilities और एक experienced medical team from the pharmacy that provide trusted medicines to the path lab and sample collection room। हर डिटेल आपके सफ़र को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इन द रिकवरी एरिया पेशेंट को दिया जाता है पीस, सेफ्टी और अटमोस्ट केयर। And here lies the heart of our center, the operation theatre and embryology lab, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ miracles क्रिएट होते हैं every day। From comfort to care, from science to soul, Origin Fertility and IVF is more than just a place। ये एक promise है, a promise to walk with you hand in hand towards your dream of parenthood।